हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डेट था कितना, 15 सितंबर। 15 सितंबर आज का डेट था। 2024 चल रहा है ये। और आज के डेट में आपका जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है हॉस्टल वार्डन 2024। ठीक है ना, हॉस्टल वार्डन 2024 का ये एग्जाम हुआ है, जिसमें अगर बात किया जाए पूरे पेपर को लेकर तो पूरा पेपर मॉडरेट पेपर था। बहुत ज्यादा इजी नहीं पूछा गया था, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड पूछा गया था। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो बहुत इजी थे और कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनका आपके पास आंसर ही नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी 50% उसमें बनाया जा सकता था आसानी से। वहीं अगर जीएस की बात किया जाए तो जीएस थोड़ा अच्छा पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की यानी कि मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स आप 25 में अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो 25 में से आप 25 बना सकते थे। ऐसा ये पेपर था मैथ्स का। ठीक बात, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी सवाल इसमें आए हैं उसका विद सॉल्यूशन के साथ उसका आंसर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। अब लास्ट तक देखिएगा और कमेंट भी करिएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं मैथ्स से। ठीक है, चलिए पहला सवाल पे चलते हैं। 41 नंबर सवाल था, सेट बी था। ये मेरे पास जो पेपर आया हुआ है जो मुझे मिला है वो सेट बी का पेपर है। ठीक है, सेट बी का ये पेपर है। ठीक, चलिए 41 नंबर का जो सवाल है, जैसे हमारे लिए तो पहला सवाल है, तो देखो ध्यान से। सवाल में आपसे पूछा गया था, एक चुनाव हुआ जिसमें एक प्रत्याशी ने क्या किया, 65% मत प्राप्त किए और वो जो है 3645 मतों से जीत जाता है। ठीक, कुल कितना मत हुआ, कितना मतदान हुआ ये पूछा गया है। यदि वह दो प्रत्याशी थे, और ये सवाल दो प्रत्याशी के लिए पूछा जाता है, 2 कैंडिडेट्स ही होते हैं। देखो अगर एक को दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो अगर एक को अगर 65% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा, टोटल तो 100% के बराबर होगा, तो दूसरे को मिलेगा 35% वोट मिलेगा। ठीक है, वो जीतता कितने मतों से है, 3645 मतों से वो जीत जाता है। परसेंटेज वाइज कितना मतों से जीता, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना कम आएगा। आप लोग 30% से वो जीतता है, 30% से जीता। तो इसी 30% की वैल्यू आपको सवाल में कितना दिया गया है, 3645। ठीक है, अगर हम 10% की निकाले तो काम बन जाएगा। 3 से काट देते हैं, यहां से देखो 3 एकम 3, 3 दूने 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। ये 10% की वैल्यू है। कितना है, 10% की वैल्यू। 10% की वैल्यू आपके पास आ गया 1215। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, यहां पर एक जीरो चिपका दो, यहां पर पीछे भी एक जीरो चिपका दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको जो पूछा गया था वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, जिसमें आपको एक पॉइंट दिया गया है ए का, जो कि है 2 और 3 में लाई करते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस का, एक होता है वाई एक्सिस का। ठीक है, यहां से गुजरती है और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर एक रेखा अलग से दिया गया है, सरल रेखा, जिसका इक्वेशन आपको दिया गया है कि x + y + 1 = 0 से बिंदु P पर मिलती है, तो दूरी कितना होगा, A और P का डिस्टेंस आपको पूछा गया है। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखो ज्यादा बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आपने अगर पहली बार देखा होगा तो अब आपको बहुत कठिन सवाल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये कहां से आ गया भाई, हटाओ इसको। हाँ चलिए ध्यान समझिए कि जो इक्वेशन रहता है वो इक्वेशन बनता है y = mx + c। ये इक्वेशन बनता है। यहां से हमको अगर c की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअल में जो m होता है tan थीटा। कितना, tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमको दे दिया कितना है, वो 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1, यानी कि m की वैल्यू हो गया 1। यहां पर जो एंगल दिया गया है हमको a की वैल्यू 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। तो यहां पर ये होता है x की वैल्यू, ये क्या हो गया x की वैल्यू, और ये होता है y की वैल्यू। यहां पर पुट कर देंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पुट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर पुट करने पर हमको मिलेगा 3 = m की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास c। यहां से c की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सभी वैल्यू को जब हम यहां पर पुट करेंगे, यहां पर देखो m की वैल्यू और c की वैल्यू अगर पुट किया जाए तो एक इक्वेशन मिलेगा हमको, y = m की वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 1। ये इक्वेशन मिला। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम लोग आराम से लिख लेते हैं, जैसे x - y = हो जाएगा -1। ठीक, और यहां पर देखो x + y = हो जाएगा हमारे पास -1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू? एक्स और वाई की। मैंने आपको बताया था जब मेरा क्लास किया होंगे तो -1 और +1 ऐसा दिया गया हो, माइनस और प्लस में दिया गया हो तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार घटा के दोनों को आधा कर दो तो वो मिल जाएगा वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू हो जाएगा 0। अब एक कोऑर्डिनेट में आपको मिलता है क्या? -1 और 0, ये कोऑर्डिनेट है, और दूसरा आपको मिला है 2 और 3। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नहीं, सॉरी, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है ना, अंडर रूट में रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो सारा वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, सारा वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 2 है, ये देखो, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। समझ में आ रहा है? x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस -1 यानी कि 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, y2 यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। समझ में आया? ये तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर जब बाहर निकल क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट 2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? अगला सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछा गया था। देखो ध्यान से, आपको पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका फेसेस कितना, नंबर ऑफ फेजेस आपको पूछा है, नंबर ऑफ फेजेस यानी कि उसके फलक कितने हैं। तो आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में, एक तो समझ गए होंगे सभी लोग कि घन का कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बी में सभी में 4 4 4 4 दिया गया है। ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि बी का तो 4 है, ये फिक्स है, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेलन, ठीक है, फर्स्ट नंबर देखते हैं बेलन। बेलन में होते हैं 3 फलक, तो यहाँ पर देखो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचता है ए और सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो शंकु, शंकु में आपका मिलता है 2, तो यानी कि सी आपका सेकंड होना चाहिए, सी आपका सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका थ्योरेटिकल सवाल था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका फिर से थ्योरी का एक सवाल था जिसमें बोला गया था ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, एक समांतर चतुर्भुज है और क्रमागत भुजा मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो साइड्स है उसके उभयनिष्ठ बिंदु एक होते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। अब ध्यान से देखो, एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बना लो, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बन गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? ये वाला है और ये वाला, ये कॉन्जिक्यूटिव है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है। यहाँ पर क्या है? एक कॉमन पॉइंट है, तो फर्स्ट वाला तो इसका सही बोल रहा है, ठीक है, कथन क्या है? सही है। दूसरा की अगर बात किया जाए चतुर्भुज की विपरीत साइड का, विपरीत साइड का मतलब एक दूसरे कलर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। विपरीत साइड का मतलब क्या है? अगर आप ये वाला साइड लोगे और ये वाला साइड लोगे, ये अपोजिट साइड हो जाएगा। इन अपोजिट साइड में कोई कॉमन पॉइंट है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये अलग चल रहा है और दूसरा अलग चल रहा है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो है नहीं, मतलब ये गलत है। तो आपके पास क्या हुआ? ये सही हुआ, कथन जो है और कारण जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसके पीछे का थ्योरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपके सामने ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। क्या है? कंपाउंड का तो नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। एक व्यक्ति क्या करता है? 1500 रुपए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से निवेश करता है। तो देखो साधारण ब्याज है मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पता भी होगा, PRT डिवाइड बाय 100 यही होता है, यही होता है SI का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1500 रुपए करता है, रेट वही हमको निकालना है, कितने साल के लिए? लास्ट में बोल दिया कि 3 साल के बाद, तो ये 3 साल के लिए निकाला है। ठीक है, R परसेंटेज यहाँ पर लिखना है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो भाई हटो हटो हटो, जैसे समझाना है बच्चों को। देखो ध्यान से, एक 1500 रुपए लगाता है R% के साथ, वही हमको निकालना है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, और दूसरा लगाता है 2000 रुपए, दूसरा लगाते हैं 2000 रुपए लगाता है कितने टाइम के लिए? 2% ज्यादा, 2% ज्यादा, यानी कि पहले R% लगा रहा था तो अब कितना लगाएगा? R+2% के लिए लगाता है। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 3 साल के लिए, इन दोनों के साथ दो मिलाकर जो ब्याज बनता है, दोनों का जो मिलाकर ब्याज बनता है वो दिया गया 750 रुपए। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 45 तो हो जाएगा 45R, और प्लस यहाँ पर देखो परसेंटेज से 2 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूने 6, ये 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60R, और प्लस हो जाएगा
ये 60 और 6 दूने 12 यानी कि 120, 120 इक्वल टू आ जाएगा 750। ठीक है, यहां से देखो इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 105, 105 आर इज इक्वल टू हो जाएगा 750 में हम 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 750 में 20 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 600 कितना बचेगा हमारे पास, 630। ठीक है, 630। यहां से आर की वैल्यू हमको मिल जाएगा, आर की वैल्यू हमको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। क्या आर की वैल्यू आएगा 6%। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ आपका सवाल। ठीक, यहां से आपको मिल जाता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास, एक व्यक्ति जो है, हाँ ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल ना आकर ये आया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। क्या है, प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का, ठीक, प्रॉफिट लॉस से सवाल। तो देखो एक वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 में खरीदता है, 3/4 में। मैं क्या है, ये बेस जो दिया ना वहीं से बनाता हूं उसका मान के, क्योंकि कोई वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो अपने मर्जी से आप 100 मान लो, 1 रुपये मान लो, 40 रुपये मान लो, जितना मानना है उतना मान लो। तो हम लेके चलते हैं, कितना है, 400 रुपये है। 400 रुपये अपने दिमाग में कहां से आया, बेस में हमने 4 दिया है इस वजह से। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था कितना था, 400 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने खरीदा कितने में है, ये खरीदा कितने में है, 3/4। इसका 3/4 कितना होगा कॉस्ट प्राइस उसका, अभी जो खरीदा है कितने में खरीदेगा, 3/4 हो जाएगा, यानी कि 4 4 कर जाएगा, 300 रुपये में खरीदेगा। हाँ ठीक, 300 रुपये में उसने खरीदा। अब सेल कितने में करता है, सेलिंग वो करता है इससे 20% बढ़ाकर, कितना में, 20% बढ़ाकर, दिख रहा है 20% ज्यादा में बेचता है। तो 300 का 20% बढ़ाएगा, 300 का 20%, तो 300 का 20% होता है 360। ठीक है, सॉरी 300 का क्यों बढ़ाएगा, 400 में 20% बढ़ाएगा। ठीक है, 400 में वो 20% बढ़ाएगा, 400 में 20% बढ़ा के वो बेचता है। तो 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80। तो 480 रुपये में उसने बेचा, कितना में, 480 रुपये में बेचा। अब आपको जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने एक्चुअल 400 में खरीदा नहीं था, आपने खरीदा कितने में था, 300 में खरीदा है ना, तो आपको जो प्रॉफिट होगा इन्हीं के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इन्हीं के बीच का डिफरेंस आएगा, यानी कि 480 और 380 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 180। तो आपको फायदा होता है 180 रुपए का। लेकिन आपको जो पूछा गया है वो यहां का नहीं पूछा गया है, आपको जो पूछा गया है वो है कि परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में कैसे होगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने खरीदा कितने में था, 300 में। तो 180 जो है 380 का कितना परसेंट, यही सवाल में पूछा गया था। यहाँ 3 6 18 यानी कि 60% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक व्यापारी क्या करता है, एक घड़ी जो है 540 रुपए में खरीदता है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 540 रुपए। ठीक है भाई, उस पर कुछ अंकित मूल्य करता है। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है, एक एमआरपी मिलता है, एक मार्क प्राइस रहता है, वो अलग रहता है। आपको जो मिलता है वो अलग प्राइस में मिलता है। तो मार्क प्राइस कुछ अंकित कर दिया उसने, ठीक है, और उस पर मार्क प्राइस देने के बाद जैसे कि आपको एमआरपी देता है, वहां पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो 15% का डिस्काउंट देता है, उसके पास 19% का उसका फायदा होता है। 15% को डिस्काउंट भी देगा, उसको 19% का फायदा भी होगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से हम अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, यानी कि 119 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसमें सेलिंग प्राइस निकल गया। इस सेलिंग प्राइस से हम जा रहे हैं मार्क प्राइस में 15% डिस्काउंट के साथ, तो वो उल्टा हो जाता है, 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमेशा लॉस ट्रीट करते हैं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 85। ये सारी चीजें मैं क्लास में करवाता हूं। बिल्कुल बच्चे जो है एक एक लाइन में इस सवाल को आंसर देके आए होंगे। ठीक है, मुझसे जो भी है पढ़े होंगे। ठीक है, यहां से जब काटा पीटी करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा 17 से, 17 7 119, 17 पंचे 85, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 अट्ठे 40, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, और 7 एकम 7 यानी कि 756 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये है आपका एंगल से सवाल। ठीक है, एंगल से सवाल। तो बोला गया है किसी कोण, मैं मान लेता तो कोई थीटा कोण है, ठीक है, उसके पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है दो कोणों का जो सम होगा, दो एंगलों के बीच का जो सम होगा वो 90 डिग्री होता है। तो अपने आप इसका जो संपूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बोला गया है पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा, तो कर देते इसका आधा। ठीक है, दोनों का जो सम है कितना दिया गया है, 75। बस इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है, ये हो जाएगा थीटा प्लस इसको डिवाइड कर देते तो हो जाएगा 45, है ना, 90 के आधा 45 और माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 75।
45 सही है। तो थीटा से माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो अगेन थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। 45 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 30, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और सवाल पूछा गया था, आगे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका बेस आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया 192 सेंटीमीटर। इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना होगा आपको सवाल में पूछा गया है। ध्यान से समझेंगे। देखो ये आपका एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल इधर उधर बन रहा है, ठीक है। जूम कर लीजिएगा भाई, है ना। ये आपका क्या है ट्रायंगल है, बाप रे पूरा ही कट गया, ओहो फिर से बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये आपका ट्रायंगल है, बन जा भाई ट्रायंगल, बन जा, हाँ ठीक, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है ये दो साइड क्या होंगे इसके इक्वल होंगे, ठीक है। और इसका बेस दिया गया है आपको 24। समझ में आया। क्या करता हूं मैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, जो कि इसको दो भागों में डिवाइड करता है या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाला और ये वाला क्या रहेगा, बराबर रहेगा, मतलब कि 12-12 रहेगा। इतना समझ में आया। हमको किसी तरह से इसका हाइट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एरिया आपको दिया गया, यहीं से आपको मिलेगा हाइट। एरिया होता है क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू दिया गया हमको एरिया 192। यहां से मुझे मिल जाएगा हाइट की वैल्यू, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, और 12 से ये कैंसल आउट हो जाएगा कितने बार में, 12 एकम 12 और 12 से 72, ठीक है। 16 इसकी वैल्यू आ गया कितना, इसकी इस हाइट की वैल्यू आ गया 16, ठीक है। हाइट की वैल्यू आ गया 16, ये 12 है, देखो 16 और ये 12 है। ट्रिपलेट्स आपको याद होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लोगे तो रेशियो आ जाता है 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 3 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब कितना गुना है, ये 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना ही हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि दो बराबर साइड है वो कितना निकल के आएगा था 20। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। अब सभी को ऐड कर लो, 20 20 और 24। पेरीमीटर पूछा गया, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री का लेंथ। तो 20 + 20 40 हो जाएगा, 40 और 24 हो जाएगा 64। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है यहाँ पर, यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जो कि 37 56 और 93 को विभाजित कर दे और शेषफल, ठीक है। विभाजित करने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर आना चाहिए 1 2 3 ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी में हमको माइनस कर देते हैं। जैसे देखो एक्चुअल में कैसे करना होता है इस सवालों को, आप जो रिमाइंडर बचना है ना उसको हटा दो। तो अगर रिमाइंडर को मैं हटा दूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उससे मुझे ऑप्शन से सोचने में आसानी पड़ता है। तो 37 में अगर 1 माइनस करो कितना बचेगा 36, 56 में अगर 2 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 54, और वैसे 93 में 3 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 90। ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन इसको डिवाइड कर पा रहा है। आप यहाँ पर देखोगे 6 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। 12 से डिवाइड हो रहा है क्या, 12 से ये दोनों हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 18 से, हाँ 18 से डिवाइड हो रहा है। 24 से हो रहा है क्या, 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन 6 या फिर 18। आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, तो 6 और 18 में सबसे बड़ा क्या होना है, 6 तो नहीं है 18 ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर का। देखो यहां पर पूछा गया एक आयत का हर एक आयाम, आयाम का मतलब ये होता है कि आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके पास होता है लेंथ और विड्थ, क्या होता है लेंथ और विड्थ ही होता है, ठीक। दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए, दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए, एरिया कितना बढ़ेगा आपको पूछा गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अगर मान लो कि पहले मेरा लेंथ 10 था तो 100% बढ़ाने का मतलब होता है 2 गुना, तो अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। वैसे ही अभी अगर मेरा लेंथ मैंने 10 मान लिया, विड्थ को भी मैंने 10 मान लेता हूँ अपने कैलकुलेशन के लिए, तो इसको अगर मैं अपने मर्जी से ये सारा चीज क्या करो अपने मर्जी से मारो, विड्थ को भी अगर 10 मानूंगा तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 100% बढ़ा दूंगा, तो अब कितना हो जाएगा 20। एरिया पूछा है तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया 400 हो गया। कितना बढ़ा है वो 300 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 300। हर एक चीज 100 में चेंज हो रहा है, मतलब कि 300% बढ़ जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे बनाया जाता है, सवालों को सेकंडों में उड़ाना होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सवाल था, समझाने वाली चीजें नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं क्या होता है। अगर इक्वेशन ये दिया गया हो और समांतर रेखा का समीकरण हो, समांतर रेखा का समीकरण हो, यानी कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन बनाना हो, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन आता है ये बी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ए का हो जाएगा कौन सा, ए का हो जाएगा बी, ठीक है। और लंबवत का अगर बोला जाएगा तो ये होता है सी ऑप्शन। लंबवत क्या होता है, सी ऑप्शन। समझ में आया, सी ऑप्शन। उसके बाद जो बचा है उसको मार देंगे, तो ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए का ऑप्शन 2 है, ए है, और बी का 3rd यस। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। बस ये थ्योरेटिकल सवाल था, वहां से ये भी थ्योरेटिकल है, बहुत बच्चों वाला सवाल दे दिया था ये तो, ठीक है। ये तो बच्चों वाला सवाल था।
भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि कहाँ गया, अच्छा ये नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय ये है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाने का मतलब, देखो सवालों को कैसे बनाया जाता है, थर्ड होने का मतलब ये होता है कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता और ना ही सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, ये समझ में आया। अब यहाँ दोनों ऑप्शन में देखो कहाँ है, सी ऑप्शन, तो सी पर चले जाओ। समय, समय अगर निकालना हो तो क्या निकालता है, समय का होता है, अगर समय निकालना हो तो क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों वाला सवाल था। आई होप कि आपने सभी ने इस सवाल को सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और सवाल आया था। रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी ट्रेन से संबंधित। ट्रेन का लेंथ अगर 180 मीटर है, देखो ट्रेन का लेंथ अगर 180 मीटर है और एक बिजली के खंभे को क्रॉस करता है 6 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो मेरा क्या जाएगा, स्पीड निकल जाएगा ट्रेन का। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी तो बताया चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी डिवाइड बाय समय। ठीक है, और तब एक पुल को अगर क्रॉस करना हो, जिस पुल का लेंथ दिया गया 240 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाता है 180। ये खुद ट्रेन का लेंथ है, प्लस पुल का लेंथ को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा कि इसने कितना इसका स्पीड है, यानी कि 30 की स्पीड से। तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सेकंड इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहां बोला गया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को दोगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुना है। ध्यान से समझो, 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और यह है थर्ड नंबर मान ली। ठीक है, तो बोला जाएगा फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर से 2 गुना है और थर्ड से क्या है, 3 गुना है। तो थर्ड से 3 गुना है, ऐसा कहने का मतलब अगर मैं इसको 2 मान लूं तो थर्ड से 2 गुना है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 6, 3 गुना का मतलब, और यहां से ये 2 गुना है बोलेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 मान लो इसको, 3 दूने 6। अब देखो यहां से सेकंड से 2 गुना और थर्ड से 3 गुना, ये मैंने 6 2 3 अपने मर्जी से लिया है, आपकी मर्जी है, आपको जो लेना चाहे वो ले सकते हो। ठीक है, आप फ्री हो। ठीक, तो 3 संख्या मिल गए। अब उनका जो एवरेज है वो कितना दिया गया, 88। इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 6 3 9 2 11, 11 डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू आपको सवाल में दिया है कितना, 88। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, एक मिनट की वैल्यू आ जाएगा 11 से कटे 11 88 8 24, एक मिनट की वैल्यू आ जाता है 24। किसकी वैल्यू निकालना है, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस कहने का मतलब 6 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, तो 4 की वैल्यू निकालना है। ये भी क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना, हाँ 4 गुना हो जाएगा। तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 24 का 4 गुना, 24 चौक हो जाएगा 96। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी थ्योरेटिकल सवाल था, आई होप कि आप सभी ने बनाया होगा, बहुत ही सरल सा सवाल था ये। आप देखो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे गए थे मेरे हिसाब से, तो मैथ्स का सवाल बहुत ही ईजी था। मैं पहले ही बता दिया कि 25 से 25 सवाल आप बना सकते थे। ठीक है, 25% को अगर दशमलव में बदलना है तो 25 को 100 से विभाजित करते, बिल्कुल सही बात है कि भाई 25% ऐसा लिखा गया है, अगर इसको डेसिमल में रखना है तो क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाय परसेंटेज की वजह से क्या रहेगा, डिवाइड बाय 100, इसको 100 से डिवाइड करते, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। ठीक है, सेकंड, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु के एक स्थान पर बाएं तरफ ले जाते हैं। कितना ले जाओगे बाएं, कहाँ से ले जाओगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत बात है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला ये देखो, फिर एक सवाल आ गया, यही उस टाइम बनाए थे। एक एंगल रहेगा, उसका पूरा कोण दुगने से 30 कम है, छोटा कोण क्या होगा। भाई एक एंगल मैंने मान लिया थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है, 2 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल दिया है ना, और यहाँ पर बोला है पूरा कोण। ठीक है, यहाँ पर बोला है पूरा कोण। ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट होगा, देखना ये क्वेश्चन जो है डिलीट होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों ने सप्लीमेंट्री के हिसाब से बनाया होगा और हिंदी मीडियम वालों ने पूरा कोण के हिसाब से बनाया होगा। ठीक है, पूरा कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल लिखा है तो ये होता है समपूरक कोण, ऐसा हिंदी में लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर हम बना लेते हैं इसके हिसाब से, चलो पूरा कोण के हिसाब से बना लेते हैं, तो पूरा कोण के हिसाब से अगर बनाते हैं तो थीटा जो होगा वो उसके पूरा कोण के दोगुने, मतलब पूरा कोण कितना देगा 90 माइनस थीटा, इसके दोगुने, इसका दोगुना कर दीजिए, से 30 कम है, से 30 कम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। समझ में आया। अब यहाँ से आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा से हम माइनस करेंगे, एक सेकंड ना, एक कोण अपने पूरा कोण के दुगने से, एक कोण जो है अपने पूरा कोण के दुगने से
30 कम है, 30 कम है। हाँ ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है। यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा, अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबा। देखो ध्यान से, तो मेरा पेन को क्या हो गया भाई, हाँ देखो इक्वेशन लिखते वक्त आराम से ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। एक कोण है अपना एंगल थीटा, ठीक, अपने पूरक कोण से यानी कि 90 माइनस थीटा के दोगुने से दोगुने से दोगुने से 30 कम है। कौन 30 कम है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 30, ऐसा बनाना है, माइनस का 30, ठीक है। अब देखो ये 2 थीटा आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा। अब ये हो जाएगा 180, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आएगा 50। अगर थीटा की वैल्यू 50 है तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 40। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ अगर सप्लीमेंट्री के हिसाब से लेगा तो आंसर अलग आएगा, ठीक। ये आंसर जो है क्वेश्चन जो है डिलीट होगा। आगे चल, ठीक। अगला सवाल, ये थ्योरेटिकल सवाल है। एक बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। जाहिर सी बात है जनसंख्या ज्यादा होगा तो वो अविकसित रहेगा, बिल्कुल सही है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाता है तो संसाधन की कमी की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। देखो भाई जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां के संसाधन को यूज कैसे करोगे, वो तो बढ़ जाएगा ना, संसाधनों में क्या आएगा, कमी आएगा, संसाधनों में कमी आएगा, जाहिर सी बात है रिसोर्सेस कम पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखो एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं के, आसन्न मतलब जो लगे हुए रहते हैं, वो दिया है 8 और 9। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण 13 दिया गया है, इसका एरिया निकालना। देखो ध्यान से, बहुत ही सरल सवाल है, मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में जो ये 8 दे दिया गया, ये 9 दे दिया गया लगातार, और इन दोनों से जो कोने से जाएगा वो रहेगा इसका विकर्ण। अरे यार इधर उधर कहाँ भग गया, इधर उधर कहाँ भगते हैं भाई, यहाँ से आएगा, ये देखो ये आपका क्या मिलेगा, आपका विकर्ण मिलेगा, ठीक है। मान लो विकर्ण है, अच्छे से डायग्राम नहीं बन रहा है, ये आ गया 13, ठीक है। ये 9 है तो इधर भी क्या होता है 9 होता है, समझ में आया। इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला होता है क्या, तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालो। सेमी पैरामीटर आप निकालते हो कितना, 8 + 13 + 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 और 13 हो जाएगा 21, 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, ठीक है। रूट ओवर होता है, फॉर्मूला मैं भी लिख देता हूँ, रूट ओवर रहता है s × s - a। हम सबसे पहले यहाँ का निकालते हैं, उसको दोगुना कर देंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल का है, ठीक है, s - b और s - c, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। इसी का हम लोग दोगुना निकल करेंगे क्योंकि ये होता है इसका बस निकालेगा, ये ट्रायंगल बस का निकालेगा। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो हिसाब से इस ट्रायंगल का, तो ध्यान समझेंगे। यहाँ पर पुट कर दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। s की वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 - a। अगर 15 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 हाँ 15 - 8 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 15 - 9 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 15 कहाँ 13 करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। इसी का दोगुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान समझे 15 6 के 90 होता है, ठीक है, और 90 में छुपा होता है 9 × 5 दूने 10, इसका भी पेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूने 2 आ जाएगा, 3 दूने 6, 6 बाहर आएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा, और हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12√35। इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये भी एक सरल सवाल है, ठीक है। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है, ऐसा होता ही नहीं है, गलत है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6a का स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यूब ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये भी आपका गलत है, तो दोनों ही गलत है यहाँ पर। सॉरी क्या पूछा गया, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। अच्छा हाँ ये सॉरी 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 फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही हो जाता है। किसी भी आयाम के लिए घन मतलब क्यूब का और घनाभ, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है समान होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। निम्न में से कौन सा ठोस है, ठोस कौन है भाई, घन है और बेलन है, ठीक है, घन है और बेलन है, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोखला कहाँ से हो जाएगा, रिंग छल्ला कहाँ से हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बहुत ही सरल सवाल था। 250 ml जो है 2 लीटर का कितना अनुपात है, भाई दोनों को 1 मिनट में चेंज नहीं कर सकते, ये 250 है, ये 2 लीटर कितना हो जाएगा 2000 लीटर, ठीक है भाई। 1 लीटर में
कितने ml, 1000 ml। समझ में आया? ये इसको काट दो, 25 अट्ठे 200, 1:8 आना चाहिए। लेकिन आप देखो कोई भी दिख नहीं रहा है, तो एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ कैसे बनाया है? आप रेशियो को भी काटना पड़ेगा। यहाँ देखो सी ऑप्शन, ये कहाँ से आ गया? ये देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 आ गया, 1:8 ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा थर्ड, इसका आ जाएगा थर्ड। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, दो ऑप्शन में फंस रहे हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी ऑप्शन को, कोई भी देख लो जो आपको सरल दिख रहा। मेरे को तो ये वाला सरल ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा। भाई 3 दूनी 6, 3 3 नहीं होगा। सभी का वैल्यू कितना है, 2/3, तो 2/3 ही आना चाहिए। 2/3 कौन सा आएगा? यही ऑप्शन। देखो 4 तिया सॉरी, हाँ 4 तिया सॉरी 6 दूने 12 सॉरी 6 दूने 12 और 6 तिया 18। समझ में आया? 6 दूने 12, 6 तिया 18, ये भी आ गया 2 और 3। तो आपका सी का सेकंड आना चाहिए, सी का सेकंड आना चाहिए, सी का सेकंड ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है। यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? सरल सवाल था। 63 नंबर सवाल, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको 3, 4, 5, 6 विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस सवाल को बनाने के लिए, आपको मेथड से समझा देता हूँ। 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 3, 4, 5 और 6, तो इनका मैं निकाल देता हूँ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना नहीं हो जाएगा, 60। देखो भाई एलसीएम इसलिए निकालता हूं कि अलग अलग मैं कितना डिवाइड करके देखूंगा। 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, 5 से करूंगा, 6 से करूंगा। इन चारों के बजाय अगर मुझे एक वैल्यू मिल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैं निकालता हूं। तो इसका एलसीएम, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको पता ही होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और उसके आगे 4 0 लगा दो, चिपका दो। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 60 से, तो सबसे पहले एक ही बार में जाएगा। फिर डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 400। ठीक है, फिर डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 6 6 36, तो 360 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करूँगा, कितना आएगा, माइनस करने पर इसे आएगा फिर से 40, मतलब फिर से 400 हो जाएगा, फिर से 360 हो जाएगा, तो बचेगा कितना लास्ट में, 40। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि ये 60 है, ये 40 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर ये तरीका बता रहा हूँ, आप क्लास करोगे मेरे साथ तो मैं आपको सारे तरीका आराम से समझाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस आता है 20, इस 20 को यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करने पर क्या मिलेगा आपको, इसको डिवाइड करने के लिए कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये। मतलब कि 60 से कंप्लीट डिवाइड कौन होगा, ये। लेकिन हमको तो रिमाइंडर 2 बचाना था, 2 बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सॉरी 20 आएगा ना, इसमें 2 ऐड कर लेंगे। तो 2 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 10022, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अच्छा सॉरी ये नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये रहा। टना टना, जब एक तिर्यक रेखा ठीक है 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। कब समांतर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आंतरिक वैकल्पिक कोण समान होता है, जाहिर सी बात है। ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये। आंतरिक वैकल्पिक कोण असमान होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बाह्य वैकल्पिक कोण यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी समान होते हैं, तो ये भी आपका क्लियर है। तो ए और सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो लास्ट सवाल की आप पहुंच गए हैं हम लोग। देखो डिस्काउंट दिया गया 25%, 10% और 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इन सब के बाद भी अगर एक ही छूट दिया जाए इन सब के अलावा, देखो कभी खरीदने जाते हो तो पहले 25% का डिस्काउंट देता है, फिर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 8% का डिस्काउंट देता है। इन सब के अलावा अगर एक ही डिस्काउंट लगाना हो तो कितना लगाना होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया। आप अपनी मर्जी से मान लो कि आपके पास 100 रुपये है। सबसे पहले 25% का डिस्काउंट, तो 25 रुपये माइनस करिए। ठीक है, तो बचेगा कितना, 75 रुपये। ठीक, फिर 10% का डिस्काउंट कीजिए, कितना बचेगा, 7.5 बचेगा। माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 10 से 5 5 हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, इधर आएगा 6। अब इसमें कितना, 8%, इसमें 8% का डिस्काउंट लगाइए। इसका 8% निकालने में कितना लगाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 56 और 4 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 6 48, 48 और 6 हो जाएगा आपका 54, ये हो जाएगा 54, हो जाएगा 5.4। ठीक है, अब जब इसको ऐड करोगे ना, ये 25, ये 7.5 और ये 5.4, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 25 और 7 हो जाएगा आपका 32.5 और
5.4 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 37.9। ये सवाल, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को आपको ऐड करना था, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपके 25 सवाल। ठीक है, 25 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए आपने कितने सवाल इसमें से सही किए। मैं तो बता रहा हूँ कि 25 में 25 सवाल बनाया जा सकते थे, बहुत ही सरल सवाल था। कुछ सवाल इसमें आप अटक सकते थे, बाकी ये सवाल सही था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आप अटक सकते थे, बाकी ये सवाल आसान ही था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके सवाल कितने सही हुए। ठीक है।